हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का यूजीसी नेट जीआरएफ झारखंड जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल बुक सीरीज हिंदी उपन्यास इकाई 6 लेकर आए हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यू पैटर्न पर आधारित है। आज का टॉपिक है मेला आंचल उपन्यास। चलिए अब हम इसे विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम उपन्यासकार का जीवन परिचय देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के औराही हिंगना गांव अररिया जिला अंतर्गत पूर्व पूर्णिया जिला में हुआ। रेणु जी का बचपन का नाम फन्नेसरा था। दादी ने उनका नाम टुनुआ रखा था, कारण उनके जन्म के समय टून यानी कर्ज लेना पड़ा था। रेणु जी के पिता का नाम शिलानाथ मंडल तथा माता का नाम पानो देवी था। रेणु जी की 3 शादियां हुई थी। पहली पत्नी रेखा राय थी, जिससे एक बेटी हुई कविता राय। दूसरी पत्नी पद्मा रेणु थी, जो कटिहार जिले के महमदिया ग्राम की रहने वाली थी। दूसरी पत्नी पद्मा रेणु से 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। बड़ा बेटा पद्म पराग राय फरबिसगंज विधानसभा के क्षेत्र से निवर्तमान विधायक हैं। सन 1942 की स्वतंत्रता क्रांति में अंग्रेजों ने रेणु जी को घोड़े से बांधकर पूर्णिया लेकर आया। यही जेल में रेणु जी को टीबी क्षय रोग हो गया। चलिए अब हम फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास को विस्तार पूर्वक देखते हैं। मेला आंचल उपन्यास को फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्धि और उनके यश को युगों युगों तक सुरक्षित रखने वाला उनका प्रथम उपन्यास मेला आंचल को माना जाता है। कहा जाता है कि मेला आंचल के प्रकाशन के लिए रेणु जी पटना की गलियों की खाक छानी, पत्नी लतिका के सारे गहने बेच तब जाकर कुछ मित्रों के सहयोग से समता प्रकाशन से यह उपन्यास प्रकाशित हो सका। मेला आंचल उपन्यास ने रेणु को साहित्यिक संसार में प्रथम कोटि के उपन्यासकार के रूप में ही प्रतिष्ठित नहीं किया, बल्कि हिंदी में आंचलिक उपन्यास के लेखक के रूप में अव्वल दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। रेणु जी ने स्वयं अपने मेला आंचल उपन्यास में आंचलिक उपन्यास की संज्ञा प्रदान की। मेला आंचल उपन्यास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि राजकमल प्रकाशन के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक ओम प्रकाश जी ने इस संस्करण की बची सारी प्रतियां समता प्रकाशन से खरीदकर उसे नष्ट कर पुनः नए क्लेवर में अपने राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किया। मेला आंचल की भूमिका में स्वयं रेणु जी ने कहा कि यह है मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास कथा नक है। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इनकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा का क्षेत्र बनाया है। मेला आंचल कथा में विविधता को लेकर भी रेणु जी कहते हैं, इसमें फूल भी है, सूल भी है, ढोल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, क्रूरता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। रेणु जी ने पूर्णिया जिले के जिस गांव को कहानी के केंद्र में रखा, वह गांव है मेरीगंज। यह गांव हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ था। वस्तुतः यह केवल एक गांव की कहानी नहीं, अपितु भारत के प्रत्येक गांव की कहानी है जो अपने पिछड़ेपन में मेरीगंज ही है।
मेलांचल उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 44 तथा द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद हैं। मेलांचल उपन्यास के पात्रों की संख्या करीब 275 है, जिनमें से 5 प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला पुरुष पात्र, दूसरा स्त्री पात्र, तीसरा मुख्य पात्र, चौथा गौण पात्र और 5वां अन्य पात्र। पहला डॉक्टर प्रशांत, कर्मठ, कुशल, अध्यवसायी, समाजसेवी दोनों का हितैषी। दूसरा तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, कानूनी दावपेच में माहिर, गांव का सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति। तीसरा ठाकुर राम कृपाल सिंह, राजपूत टोले का प्रमुख, अनपढ़ किंतु चतुर व्यक्ति। चौथा कालीचरण, गांव के युवकों का नेता, सोशलिस्ट पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता। 5वां सेवादास, माया अथवा स्त्री के चक्कर में फंसा दुष्चरित्र महान। छठा बलदेव, कर्मठ भावुक कांग्रेसी कार्यकर्ता। 7वां बावन दास, सच्चा देशभक्त, गांधी जी का बढ़ते रूप शहीद। 8वां रामदास, दुर्बल चरित्र, महंत। 9वां चलित्रदास, साहसी डकैत। 10वां खिलावन यादव, यादव टोली का नेता। 11वां ज्योतिषी काका, पंडित ओझा, कूप मंडूक प्राणी। प्रमुख नारी पात्र, पहला कमला, तहसीलदार की अभागी भावुक पुत्री, प्रशांत की सेविका। लक्ष्मी, कीचड़ में फंसा कमल, ममता। गौण नारी पात्र, मौसी पार्वती, गांव वालों की क्रूरता की शिकार, विधवा स्त्री, डायन का आरोप। मंगला, चरखा सेंटर की मास्टरनी। आभा रानी, कोमल हृदय, कांग्रेस कार्यकर्त्री। फुलिया, अनेक प्रेम प्रसंग में फंसी युवती। राम प्रिया, रामदास का नासुर कुटिल युवती। गौण पुरुष पात्रों में वासुदेव, कालीचरण का दाहिना हाथ, दुर्बल युवक। तहसीलदार हलगोरी, अपने धूर्तता का शिकार, भ्रष्ट तहसीलदार। प्यारो, डॉक्टर प्रशांत का कर्मठ सेवक। W.G. मार्टिन, मैरीगंज गांव के नामकरण का मूल सहृदय अंग्रेज। सोमा जाट, खूंखार व्यक्ति। खलासी, विवाह आतुर कामी व्यक्ति। लरसिंघा दास, धूर्त एवं कामुक साधु। राम किशन बाबू, अंग्रेजी कार्यकर्ता। अन्य पात्र, ये ऐसे पात्र हैं जिनका उल्लेख उपन्यास में 2-1 प्रसंग में हुआ। राम नारायण, उद्धवजी भगत, रामबरन केथरी, सतकोडी, उचित दास, गंगा प्रसाद यादव, सनिया मरमो, राज्य लक्ष्मी दास, नारद दास, कलश महतो, चुन्नी गुसाई, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मलिक, सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरखू तेली, नागा बाबा, भोला बाबू आदि। इस उपन्यास की कथा वस्तु पात्र प्रधान न होकर अंचल प्रधान और इस दृष्टि से इस कथा का नायक मैरीगंज गांव को दिया जाता है। मैरीगंज गांव का नामकरण कथानक के काल में 35 साल पहले W.G. मार्टिन ने अपनी पत्नी मैरी के नाम पर किया था। मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली थी। इस उपन्यास में मैरीगंज के बाद सशक्त नायकत्व के पद पर अधिकारी डॉक्टर प्रशांत हैं। डॉक्टर प्रशांत अज्ञात कुल वाला है। उसकी मां ने एक मिट्टी को हांडी में डालकर कोसी मैया को समर्पित कर दी थी। नेपाल से निष्कासित प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने सहरसा अंचल में एक आश्रम की स्थापना की थी। उसी में रहने वाली पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी द्वारा परिख्यात युवती स्नेहमयी ने डॉक्टर प्रशांत को गोद लिया और प्रशांत नाम दिया। डॉक्टर प्रशांत अध्ययन काल में पिता का नाम में अनिल कुमार बनर्जी और जाति में हिंदू ब्राह्मण लिखता था। प्रशांत हिंदू विश्वविद्यालय से IAC पास कर पटना मेडिकल से डॉक्टरी पढ़ डॉक्टर बना। उसकी मां की भी यही इच्छा थी।
सन 1942 ईस्वी में देशव्यापी आंदोलन में डॉक्टर प्रशांत को उपाध्याय परिवार के साथ नज़रबंद कर लिया गया था। सन 1946 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के बाद सरकार प्रशांत को स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजना चाहती थी, पर उसने पूर्णिया के ही किसी गांव में रहकर मलेरिया और कालाजार पर शोध करना स्वीकार किया। ध्यातव्य हो कि कोसी क्षेत्र हर साल मलेरिया और कालाजार से पीड़ित रहा करता था। सैकड़ों लोग काल प्लावित हो जाते थे। डॉक्टर प्रशांत सहरसा के मेरीगंज गांव में मलेरियोलॉजिस्ट के रूप में अपना शोध कार्य करने हेतु आया। इसके फैसले से डॉक्टर पटवर्धन नाखुश हुए तो उसके प्रिंसिपल साहब और ममता ने खूब सराहना की। मेरीगंज के लोगों के द्वारा ये पूछे जाने कि वह बंगाली है या बिहारी, तो इसका उत्तर डॉक्टर प्रशांत हिंदुस्तानी कहकर देता है। मेरीगंज में विश्वनाथ प्रसाद की लड़की कमला को हिस्टीरिया के कारण बेहोशी का दौरा पड़ता था, जिसके इलाज में डॉक्टर प्रशांत खुद दिल का मरीज हो गया और डॉक्टर प्रशांत एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। डॉक्टर प्रशांत होली के अवसर पर गांव में विदापत नाच दिखता है। वह कमला से उत्पन्न संतान नील उत्पल को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। डॉक्टर प्रशांत की मलेरियोलॉजिस्ट की छमाही रिपोर्ट अखिल भारतीय मेडिकल गजट में प्रकाशित होता है। गजट के संपादक मंडल के 5 विख्यात डॉक्टरों में मद्रास के डॉक्टर टी रामास्वामी, DTM केल तथा FRSJ एडिन ने डॉक्टर प्रशांत की खूब प्रशंसा की। कमला उर्फ कमली तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की एकमात्र संतान और डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका। कमला और डॉक्टर प्रशांत की पहली मुलाकात डॉक्टर के साबुन से हाथ धोने से होती है। असल में पूरे गांव में केवल कमला ही है जो गमकौआ साबुन लगाती है। कमला के बारे में कहा जाता है कि तहसीलदार साहब की बेटी कमला जब गमकौआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गमगमा करने लगता है। कमला के शादी की बात कई जगह चलती है, मगर किसी कारणवश छूट जाती है। पहली जगह जहां बात चली थी वहां तो पान देने के बाद भी पक्की हो गई थी। दूसरी जगह जहां बात हुई उसके घर में आग लग गई। तीसरी जगह लड़के को मैया चेचक हो गया और उनका इंतकाल हो गया। कमली के लिए अंत में एक पछवरिया केथ को घर जमैया रखने के लिए लाया गया। माना जाता है कि उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगा। लोगों का मानना था कि कमला मैया नदी जो कोसी क्षेत्र में बहती है के मनोती से जन्म ली है। वह नहीं चाहती है कि कमला की शादी हो, कारण कमला मैया भी कुमारी है। कमला नल दमयंती पुस्तक में नल दमयंती के नीचे प्रशांत और कमला लिखती है। कमला डॉक्टर प्रशांत को माटी का महादेव मानती है। कमला डॉक्टर प्रशांत को गांव की चालबाज लड़की कुसुमी से बचाकर रखना चाहती है। कमला डॉक्टर प्रशांत के साथ खूब होली खेलती है। कमला डॉक्टर प्रशांत के एक पुत्र की मां भी बनती है। कालीचरण शुरू में बलदेव का चेला था, किंतु अपनी सूझबूझ से उससे भी आगे निकल गया। कांग्रेसी मिनिस्टर के पूर्णिया आने पर कालीचरण को कॉमरेड कालीचरण बनाया जाता है, किंतु वह बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाता है। कालीचरण एक कसरती नवयुवक है। इसे देखकर लक्ष्मी को अबनूसी मूर्ति की याद आ जाती है। हरगौरी ने बलदेव को जूता से मारा था, अतः कालीचरण कसम खाता है, मैं हरगौरी का खून पीकर रहूंगा। कालीचरण अखाड़ा में अली कहकर उतरता है। मंगला के बीमार पड़ने पर कालीचरण उसकी सेवा करता है। मंगला को वह मास्टरनी कहता है तथा अंत में मंगला से उसकी शादी हो जाती है। कालीचरण चंपापुर के मेले में पंजाबी पहलवान मुश्ताक का चेला चांद को कुछ ही
मिनटों में हरा देता है। कालीचरण सोमा जाट और वासुदेव द्वारा किए गए डकैती का दोष अपने ऊपर लेता है, जिसके कारण उसे जेल हो जाती है। कालीचरण की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह दुर्बल और शोषित की हमेशा रक्षा करता है। बलदेव मेला आंचल का वैसा पात्र है जो कहानी में सबसे अधिक उपस्थित रहता है। बलदेव चंदनपट्टी का रहने वाला था, किंतु एक घटना के बाद मेरीगंज में रहने लगता है। रेणु जी ने बलदेव के माध्यम से वैसे कांग्रेसी नेता का जिक्र किया है जो बड़ा नेता तो नहीं बन सका, किंतु निष्काम भाव से पार्टी से जुड़ा रहा और समाज सेवा में हमेशा लीन रहा। बाप नहीं रहने के कारण गांव के लोग बलदेव को टुरवा अनाथ कहते हैं। बलदेव की माँ कहा करते थे कि मेरा बलदेव तो कुंवर है, मेरा बलदेव टुवर नहीं है। माँ के मरने के बाद बलदेव बहुत दिनों तक अगोदी भगत की भैंस चराता रहा है। बलदेव राम किशन बाबू और उनकी पत्नी माई जी के कारण कांग्रेसी पार्टी के सदस्य बने। विनम्रता और अहिंसा बलदेव के चरित्र के दो महत्वपूर्ण गुण थे। डॉक्टर प्रशांत के प्रथम बार मेरीगंज गांव आने पर बलदेव ही उसका स्वागत करता है। बलदेव लक्ष्मी में साक्षात भारत माता का दर्शन करता है। लक्ष्मी की प्रेरणा से ही बलदेव वैराग्य धारण करता है। एक समय बलदेव और लक्ष्मी पति पत्नी हो जाते हैं। रेणु जी ने बावन दास को गांधी जी का लघु संस्करण के रूप में प्रस्तुत किया। बावन दास के रूप आकृति के बारे में उपन्यासकार कहते हैं, पूर्व जन्म का फल अथवा सृजनहार की मर्जी, प्रकृति की भूल अथवा थायराइड या थाइमस और प्यूटिट्री ग्लैंड के हेरफेर, 1.5 हाथ की ऊंचाई, सांवला रंग, मोटे होठ, अचरज में डाल देने वाली दाढ़ी और चौंका देने वाली मोटी आवाज़। महात्मा गांधी के आह्वान पर बावन दास सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का वॉलंटियर बना। बावन दास की शरीर आकृति के कारण गर्भवती औरतें छिप जाती या छिपा दी जाती। बावन दास ने जेल में सुप्रिटेंडेंट की बदनामी के खिलाफ 25 दिन तक अनशन किया था। रामकिशन बाबू की स्त्री आभा रानी बावन दास को भगवान बावन दास का अवतारी मानती है। बावन दास आभा रानी को माँ कहता है। बावन दास कद में इतने छोटे थे कि एक बार उनके भाषण के दौरान स्वयं पंडित नेहरू अपने हाथ में माइक संभाले हुए थे। सुराजी में नाम लिखने के बाद बावन दास को 2 बार माया ने अपने मोहपाश में बांधने का प्रयास किया। बावन दास एक बार सिमरा स्टेशन के बाजार में मुठिया चावल बेचकर उससे 2 आने की जलेबियाँ खाता है। इसके प्रायश्चित करने के लिए गले में उंगलियाँ डाल के करता है और 2 दिनों तक अनशन रखता है। एक बार चंदनपट्टी के आश्रम में सोई हुई तारावती को देखकर बावन दास के मन में वासना जगता है, किंतु अपने आप को संभालता है। इसके प्रायश्चित के लिए वह 7 दिनों तक उपवास रखता है। बावन दास की मृत्यु कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद कपारा के अनीति का विरोध करने के कारण उसी के गाड़ी से कुचलकर कर दिया जाता है। बावन दास के चिथड़े हुए लाश को हवलदार और राम बुझावन सिंह ने उठाया और दुलारचंद कपारा ने पाकिस्तान की सीमा में फेंकवा दिया। पाकिस्तानी सैनिक ने सुबह में बावन दास की लाश को भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहने वाली नागर नदी में बहा दिया और उसकी झोली को भारत की सीमा में एक पेड़ पर टांग दिया। बावन दास की झोली को जिस पेड़ पर लटकाया गया वहाँ चेथरिया वीर के रूप में पूजा होने लगी। विश्वनाथ प्रसाद मेला आंचल के शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं तथा कानूनी दावपेच में माहिर हैं। विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली का मुखिया तथा पारभंगा के तहसीलदार हैं। इनके पास 1000 बीघे जमीन है। कायस्थ टोली को गांव के अन्य जाति के लोग मलिक टोला कहते हैं तथा राजपूत टोली के लोगों केथी टोला कहते हैं। तहसीलदार
विश्वनाथ प्रसाद की ही बेटी कमला उर्फ कमली, जो मानसिक रोगों से ग्रसित रहती है। नए सर्जिकल मैनेजर के कहने पर विश्वनाथ प्रसाद ने तहसीलदारी को पाप की गठरी कहते हुए तथा सूखी हड्डी समझते हुए इस्तीफा दे दिया। स्त्री पात्रों में लक्ष्मी, कमली और ममता में लक्ष्मी इस उपन्यास की जितनी घटनाओं और पात्रों के से संबंध रखती है, उतना अन्य स्त्री पात्र नहीं। लक्ष्मी पसराहा मठ के महंत राम गुसाई के सेवक रामचरण की बेटी, पिता की मौत हैजे की चोट में आने से हो गई थी। लक्ष्मी को संरक्षण देने को लेकर सेवादास वासुमतिया के महंत के बीच मुकदमा होता और देवदास की जीत होती है। बेटी की तरह कहने वाला 50 वर्ष का बुढ़ा गिद्ध और नरपशु सेवादास लक्ष्मी को अबोध अवस्था में ही अपने हवस का शिकार बनाने लगा था। सेवादास की तरह उसका चेला रामदास भी लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती करता और उसे गर्भवती कर देता। अपने कुकृत्य के कारण सूरदास अंधा हो गया और रामदास को मिर्गी आने लगी। परिस्थितियों की व्यवस्था के कारण लक्ष्मी मठ की दासी और रखेल का जीवन व्यतीत करने को विवश होती है। डॉक्टर ममता दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव की पुत्री है, जिसने हेल्थ यूनिट की स्थापना की है। डॉक्टर ममता प्रशांत की मित्र है। प्रशांत द्वारा मेरीगंज जाकर रिसर्च करने के निर्णय का पुरजोर समर्थन भी करती है। फणीश्वरनाथ रेणु ने ममता को शरद बाबू के उपन्यासों की नारी कहा। ममता की जिंदगी का एकमात्र विलास चाय है। वह दिन भर में 10-15 प्याली चाय पी जाती है। उपन्यास के स्त्री पात्रों में फुलिया का भी स्थान है। वह विधवा है और अपने पिता महंगूदास के यहाँ रहती है। उसका पिता सहदेव मिश्र के यहाँ नौकरी करता है। फुलिया का संबंध सहदेव मिश्र खलासी और पेटमैन से रहा है। फुलिया चारित्रिक दृष्टि से कमजोर पात्र के रूप में वर्णित है। फुलिया पहले पहल सहदेव मिश्र के साथ पकड़ी जाती है और अपना गुनाह भी कबूल करती है। फुलिया का विवाह खलासी के साथ हो जाता है, किंतु खलासी का खोकसी बाग में रहने वाली किसी पतुरिया से संबंध रहने के कारण वह उनके पास नहीं आता है। फुलिया अंत में किसी पेटमैन के यहाँ रहने लगती है। वह भी फुलिया को किसी गुप्त रोग में फंसाकर किनारा कर लेता है। मंगला मेरीगंज में कांग्रेस पार्टी की ओर से खोलने वाली चरखा सेंटर की मास्टरनी। रामजूदास की स्त्री मेरीगंज की भ्रष्ट औरतों की सरदारनी व कुटनी का भी काम करती है। वह गाँव की औरतों को बिगाड़ती है। फुलिया और खलासी रामजूदास के स्त्री के यहाँ ही मिलते थे। आभा ने अपने पति किशन बाबू के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ती है। वह एक सहृदय और देश प्रेमी महिला है। आभा रानी बावन दास को भगवान बावन का रूप मानती है। रामप्रिया तंत्रिमा टोली के रहने वाले है तथा रामदास के दासिन या रखेल के रूप में रहती है। यह फूहड़ किशोरी है। रामप्रिया को मठ का नया महंत डम्पियाडी कहता है। रामप्रिया ही लक्ष्मी को मठ छोड़ने के लिए विवश कर देती है। पार्वती की माँ गाँव वालों में मौसी के नाम से विख्यात वह विधवा है। गांव के लोग उसे अपशगुन या डायन कहते हैं। गणेश पार्वती की माँ का नाती है। राम कृपाल सिंह राजपूत टोले का प्रमुख मुखिया है, जो बाद में मेरीगंज में रहने लगे हसोट प्रवृत्ति के प्राणी है। अपनी निरक्षरता के कारण राम कृपाल सिंह को गांव में आए साहब को सलाम करने का अवसर नहीं मिल सका। राम कृपाल सिंह के पास अपनी पुश्तैनी 300 बीघे जमीन है। राम कृपाल सिंह को अपनी ऊंची जाति और शान पर गर्व है। वह नीची जाति को बिल्कुल पसंद नहीं करता। टहलो पासवान के गुरु को घोड़े पर चढ़ने के जुर्म में जूतों से पिटाई की थी। मुकदमे के चक्कर में फंसने पर राम कृपाल सिंह को तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद सिंह से कर्ज लेना पड़ता और
अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है। शास्त्रों के जानकार महंत सेवादास इलाके के साधु ज्ञानी समझे जाते, किंतु नारी साहचर्य और अपनी काम लिप्सा के कारण भ्रष्ट हो गए। गांव के लोग सेवादास को ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी कहते। महंत सेवादास की मृत्यु पर रामदास के द्वारा यह प्रवाद फैलाया जाता है कि उनकी इच्छा मृत्यु हुई है। महंत रामदास व्यभिचारी गुरु सेवादास के अति व्यसनी और भ्रष्ट, अनपढ़ और गंवार चेला। महंत सेवादास के मरने के बाद रामदास को ही महंत की गद्दी मिली। रामदास लक्ष्मी को अपनी काम वासना का शिकार बनाता और बाद में मठ में आने वाले लामपियरिया के साथ भी वही करता है। ज्योतिषी काका मेरेगंज में ब्राह्मणों का प्रतिनिधि पात्र है। ज्योतिषी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही देह में जहर की सुई भोग रोग फैलाते हैं, हैजा के समय कुओं में दवा डाल देते हैं। ज्योतिषी की यह भी धारणा या भ्रम है कि डॉक्टर लोग ही पूरब मुल्क कामरू, कछिमा, हासमा, आसम से काला बुखार वालों का लहू शीशी में बंद करके यहाँ लाए थे, जिससे यह बीमारी यहाँ फैली है। ज्योतिषी का दवा के बारे में धारणा है कि विषैली दवा में गाय का खून मिला रहता है। ज्योतिषी पढ़ा लिखा नहीं है, संस्कृत नहीं जानता, किंतु अपनी भविष्यवाणियों से वह पूरे ग्राम समाज को भयभीत करता रहता है, अंधविश्वास फैलाते रहता है। खिलावन सिंह यादव दूध घी बेचकर धन और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। गांव के लोग इसे नया मतवार कहता है। खिलावन सिंह यादव का बेटा सकलदीप अपनी नवविवाहित पत्नी को छोड़कर किसी थिएटर कंपनी की लीला पर फिदा होकर भाग जाता है। खिलावन सिंह यादव संपूर्ण जमीन धीरे धीरे विश्वनाथ प्रसाद के यहाँ गिरवी रख दी जाती है और वह पुनः भैंस चराने लगता है। सुमृत दास को रेणु जी ने बेतार का तार के रूप में चित्रित किया, जो इधर की बात उधर करने में माहिर है। चरित्र कर्मकार नामी गिरामी डकैत है, जिसके ऊपर बिहार सरकार ने 15,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया है। सोमा जाट भी एक डकैत है, किंतु चरित्र कर्मकार से कमतर है। सोमा के चेहरे पर लोहे की कठोरता है और आंखों में बिजली सी चमक है। किशन महंत सेवादास की काली कर्तव्यों का काला चिट्ठा खोलकर रख देने वाला पात्र है। लक्ष्मी के साथ होने वाले कुकृतियों का हृदय विद्रक चित्रण करता है। प्यारो डॉक्टर प्रशांत का बड़ा ही स्वाभाविक सेवक है। पहले वह किसी होम्योपैथ डॉक्टर के साथ कार्य करता था। W.G. मार्टन एक गोरा साहब, जिसने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर गांव का नामकरण मेरीगंज रखा है। मेरीगंज में उसकी पत्नी मलेरिया बुखार से मर जाती है। जी. मार्टिन मेरीगंज में नील की खेती करता है। मेला आंचल उपन्यास का एक प्रसंग में बिहार के दो कवि विद्यापति और रामधारी सिंह दिनकर की भी चर्चा हुई है। मेला आंचल का महत्वपूर्ण कथन। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु। डॉक्टर प्रशांत का कथन। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। डॉक्टर तरफदार का कथन। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहता है। यहाँ इंसान है कहाँ, अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। डॉक्टर प्रशांत का कथन। कोई दिल नामक ऐसा भावयंत्र भी है जो बायोलॉजी के सिद्धांतों से परे है। डॉक्टर प्रशांत का कथन। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। डॉक्टर प्रशांत का कथन। एक जवान आदमी को शारीरिक भूख न लगे तो वह निश्चय ही बीमार है अथवा एबनॉर्मल है। डॉक्टर प्रशांत का कथन। ममता मैं फिर काम शुरू करूँगा, यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार से पौधे लहराएंगे। मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मेले आंचल तले। डॉक्टर प्रशांत का कथन। माँ माँ वसुंधरा धरती माता माँ अपने पुत्र को नहीं मार सकी, लेकिन पुत्र अपनी माँ को गला टिप कर मार देगा। सास से श्यामला। डॉक्टर प्रशांत का कथन। कुश्ती लड़ने
वालों को औरत से 5 हाथ दूर रहना चाहिए, कालीचरण उस्ताद का कथन। डॉक्टर जीन है कमला का कथन। आप होली खेल रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं, चुटकी में अबीर लेकर ऐसे खड़े हैं मानो किसी की मांग में सिंदूर देना, है कमला का कथन। मैं अपराध के लिए आखिर कोई सज़ा तो मिलती ही चाहिए, इसको घर में ही जेल दे दो, कमला का कथन। मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। मैं आपको मीठी बातों में बुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेस का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ, कालीचरण का कथन। बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तब तुअर, हम मेरे गंज को चंदन पट्टी की तरह बनाना चाहते हैं, बलदेव का कथन। जागदो न जाहू कचहरिया, बेईमानों के ठाठ जहाँ, बलदेव का कथन। टिक मौज काट कर मुर्गी का अंडा खिलाकर कॉमरेड बनाया जाता है, बलदेव का कथन। औरतों के देश से हल्दी लहसुन प्याज और घास की गंध निकलती है, बलदेव का कथन। माँ तुम्हारे भगवान से ईर्षा होती है, गांधी जी का कथन। एक रामधन साचा, जग में कछु ना भाचा हो, बावन दास का कथन। संथाल लोग गांव के नहीं बाहरी आदमी है, विश्वनाथ प्रसाद का कथन। अस्पताल में कराते हुए रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं, डॉक्टर ममता का कथन। ओ प्रशांत तुम कितने बड़े हो, कितने महान हो, ममता का कथन। अढ़ाई हाथ का सांप, डाइन का मंत्र भी 2.5 अक्षरों का होता है और डाइन का भेजा हुआ सांप 2.5 हाथ है का, पार्वती की माँ के समान में। सचमुच विद्या की बड़ी महिमा है, राम कृपाल सिंह का कथन। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का सा बल आ जाता है। अंधों की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होती, सेवादास के समान में। या 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल, थोड़ा पीला, या तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है, वासुदेव का कथन। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार है, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूर को भी मेंबर बना लिया जाता है, वासुदेव का कथन। प्यारे भाइयों, आप लोग जी आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं, अपना कान देखो, बिना कौवे के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं, बलदेव का कथन। आदमी के अंदर के पशु को उसने बहुत करीब से देखा, विधवा आश्रम, अबला आश्रम और बड़े बाबुओं के घर आया की जिंदगी उसने बिताई है। अबला नारी हर जगह अबला ही है, रूप और जवानी नहीं, यह भी गलत, औरत होना चाहिए, रूप और उम्र की कोई कैद नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती, मंगला देवी के संदर्भ में। दुनिया के दोख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो, मन मैला तन सुथरो, उल्टी जग की रेत, पहले मन को साफ करो, मन पवित्र नहीं, इसलिए वह दुखी होता है, निराश होता है, लक्ष्मी का कथन। कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता, डॉक्टर तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है, मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं, ममता का कथन। लेबोरेटरी विशाल प्रयोगशाला, उचित 4 दीवारी में बंद प्रयोगशाला, नकारात्मक विध्वंसक और सर्वनाश शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा। चारों ओर महाअंधकार, सब वाष्प, प्राकृतिक प्रोसेस, अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभचिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है, डॉक्टर प्रशांत का कथन। मेला आंचल पर प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण समीक्षात्मक पुस्तकों को देखते हैं। फणेश्वर नाथ रेणु और मेला आंचल, गोपाल राय की रचना। मेला आंचल, वाद विवाद और संवाद, संपादक भारत अय्यर। रेणु का जीवन, रेणु और मैं, भारत अय्यर की रचना। मेला आंचल, पुनर्पाठ या पुनः मूल्यांकन, परमानंद श्रीवास्तव की रचना।
फणीश्वरनाथ रेणु सृजन और संदर्भ डॉक्टर अशोक कुमार अशोक का रचना। मेला आंचल की रचना प्रक्रिया डॉक्टर देवेश ठाकुर की रचना। अंचालिकता अर्थात वाद और फणीश्वरनाथ रेणु रचना सुभाष कुमार की है। मेला आंचल व विद्वानों की राय। रेणु और मेला आंचल व विद्वानों की राय। उपेंद्र नाथ अशक का कथन। रेणु गायन और वादन शास्त्र के पंडित मालूम होते हैं। ढोल हो, मृदंग हो या दूसरा साज, नृत्य का गीत या लोकगीत की तान, जहाँ जहाँ भी उन्होंने वर्णन किया है शब्दों में जान डाल दी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन। मेला आंचल में नई चीज़ है। लोक संस्कृति का वर्णन, लोकगीतों, लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक आंचल विशेष की संस्कृति का चित्रण अंकित किया है। नेमी चंद्र जैन का कथन। भारत की अतुलनीय लोक संस्कृति की अपूर्व संपत्ति इस पुस्तक मेला आंचल में सर्वथा नवीन प्रयोग है। सुभाष कुमार का कथन। रेणु लोक संस्कृति के महागायक हैं। शिवदान सिंह चौहान का कथन। गोदान में अगर आज़ादी के पहले के भारत और गरीबी और अमीरी, किसान और जमींदार के परस्पर संबंधों का अर्थात चित्र पेश किया गया तो मेला आंचल में आज़ादी के बाद का। नरेंद्र लोचन शर्मा का कथन। मैंने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा महान उपन्यास माना। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक का कथन। रेणु के मन पर गांव की मिट्टी का मोह सवार था। ग्रामीण संस्कृति, लोक कला, लोकगीत, संगीत, नृत्य, बोलचाल, रहन सहन आदि से उन्हें बेहद लगाव था। इंद्र प्रकाश का कथन। धार्मिक व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार की टाइपोलॉजी को मनमाना विस्तार दे दिया, जो उपन्यास के एक आवश्यक परिप्रेक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण है, परंतु अर्थातता की दृष्टि से बहुत कमजोर है। डॉक्टर गोपाल राय का कथन। हमारी दृष्टि मेला आंचल के उन्हीं पक्षों पर रही है जिनकी ओर आलोचक का ध्यान तो गया है, पर उनका वैज्ञानिक ढंग से विवेचन अब तक नहीं हो पाया है। डॉक्टर गोपाल राय का कथन। मेला आंचल में मूल ढांचे के रूप में रेणु ने सुपरिचित कथा प्रविधि दृश्यात्मक को ही ग्रहण किया, जिसमें बारी बारी से दृश्यात्मक एवं परिदृश्यात्मक प्रविधियों को ग्रहण किया जाता है। विजन की अस्पष्टता के कारण शिल्प की दृष्टि भी मेला आंचल का अंत कमजोर हो गया। रामविलास शर्मा का कथन। फिर भी मेला आंचल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो उसे प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ता है। बहुत कम उपन्यास में पिछड़े हुए गांवों के वर्ग संघर्ष, वर्ग शोषण और वर्ग अत्याचारों का ऐसा जीता जागता चित्रण मिलेगा। रामविलास शर्मा का कथन। गोदान और मेला आंचल में अंतर यह है कि गोदान प्रेमचंद का आखिरी और मेला आंचल रेणु का प्रथम उपन्यास है। यह तथ्य अवाक कर देने वाला है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यशपाल का उपन्यास लेकर आ रहे हैं। हरि ओम।